हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। बीते 23 दिनों से जारी किसान आंदोलन को लेकर पूरे देश में एक बहस जारी है कि क्या किसान लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और लगातार इन्हें वापस लेने की मांग क्यों कर रहे हैं। शुक्रवार को एक तरफ पीएम मोदी ने इन्हीं कुछ सवालों के जवाब दिए तो दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की जुबान फिर आपे से बाहर हो गई और आनन फानन में उन्होंने अन्नदाता को लेकर विवादित बयान दे डाला। कृषि कानूनों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, किसान संगठन सरकार पर कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाते जा रहे हैं। शुक्रवार को किसान आंदोलन के 23वें दिन पीएम मोदी ने इस गतिरोध को खत्म करने के लिए किसानों को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूँ कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसान की आधुनिकता चाहिए। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं पीएम मोदी की 10 बड़ी बातों पर। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में। भारत के किसानों को मिले आधुनिक सुविधा, इसमें देर नहीं की जा सकती। पिछली सरकारें मांगों को टालती रही और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। 2014 से पहले देश में दालों का संकट था। देश में मचे हाहाकार के बीच दाल विदेशों से मंगाई जाती थी। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। 35 लाख किसानों के खाते में सीधे 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर। हमारी सरकार एमएसपी को लेकर गंभीर है। अगर ये हटाना होता तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों करते। एपीएमसी को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया, सिर्फ किसानों को नया विकल्प दिया। कई राज्यों में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट चल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तब भी किसान को फायदा होगा। अगर कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत एसडीएम से शिकायत कर किसान अपनी समस्या का हल निकलवा सकता है। उधर हरियाणा में बीजेपी के नेता किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देने में जुटे हैं। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसल गई। उन्होंने पहले किसानों को पागल झोटे की संज्ञा दी। लॉ एंड ऑर्डर एक अपने अलग किस्म का विषय है, उसको बरकरार रखना तो भी सरकार का दायित्व है। मान लिया अगर एक झोटा है और वो पागल हो गया है और वो अपने सींग मेरे पेट में घुसेड़ने की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पग उठाऊंगा। मुझे तो भी अपनी जान बचानी है। किसान पागल झोटा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर
अगर कोई आतंकवादी उस सारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है, किसान नहीं है, मैं कह चुका हूं बार बार, कभी इसको मिस इंटरप्रेट करे जी। किसान हमारा देवता है, किसान हमारा भगवान है, किसान ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है, उसके साथ तो झगड़ा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर जहां किसानों को समझाने की कोशिश की, वहीं विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। गैर जिम्मेदार व्यवहार है, उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता और वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। केवल उनको ये है कि किसी तरीके से भी लोगों को बका के डरा के किसी तरीके से सत्ता थे लो, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। कोई गंभीरता नहीं है कहीं। तो किसानों से एक ही बात कहूंगा, मैं भी किसान हूं और मैं यही कहूंगा कि भाई इस पे एकदम बिल्कुल ठंडे दिमाग से, न उसकी बात सुनो न मेरी बात सुनो, आप ठंडे दिमाग से विचार करो। मैंने जो तीनों बातें बताई इससे अलग इसमें कुछ है नहीं, इस पे विचार करो कि ये सारी चीजें जो हैं किसान के हित की हैं और निश्चित तौर से जो इसका विरोध करने वाले हैं उनका विरोध किसानों को करना। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हित में जो कदम उठा रही है वह बेहतरी के लिए है। किसानों की तरफ से जो संशोधन की बात की गई थी उस पर भी सरकार तैयार है। हमारी विपक्षी पार्टियां हमारे बारे में दुष्प्रचार करती हैं कि एमएसपी नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी। इसके विपरीत किसी भी साल में जो मंडियों में पैसा लगा है इन्वेस्टमेंट, उससे 4-5 गुना 10 गुना तक पैसा हम अगले 2-3 साल में लगाने जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि किसानों की सेवा में जो सरकारी मंडियां हैं खूब सारी मात्रा में उपलब्ध कराएं। उधर कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी संत राम सिंह की मौत को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि सरकार और कितने किसानों की कुर्बानी लेगी। साथ ही शुक्रवार को कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा कांग्रेस के गुरुग्राम कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। लोगों की आवाज सुनना किसी भी सरकार का दायित्व होता है, लेकिन ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, तानाशाही में विश्वास रखती। जिस तरह से अध्यादेश लेकर आए और जिस तरह से संसद में बिल पारित करके कानून बनाए गए। शैलजा के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की है और उन्होंने संत बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि भी दी। तो पहले मैंने उसी समय कहा था कि इतना एक कोरोना काल है, सर्दी में जिस प्रकार से नहीं तो अपने वो कहाँ जा रहे थे लोग, अपने देश की राजधानी में जा रहे थे ना। देश की राजधानी में जाने से कोई नहीं रुकता, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो बात है, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। वो अपनी देश की राजधानी में जाना चाहते थे, ये निंदनीय है। उधर किसान संगठनों ने भी कृषि मंत्री की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा कि ये चिट्ठी किसानों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमें किसी तरह का भी लिखित आश्वासन नहीं मिलता और कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो भावुक शब्दों का प्रयोग करके इस किसान आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश की है और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। जो प्रपोजल सरकार ने भेजा था उससे भी कुछ कम ही बात इस चिट्ठी के माध्यम से करी है और कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम इस चिट्ठी के माध्यम से कर रहे हैं मंत्री जी। वो कह रहे हैं कि 1.5 गुना भाव दे रहे हैं, लेकिन 1.5 गुना भाव नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं है, लेकिन वो किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उधर किसान संगठन भी कृषि कानूनों को वापस लेने की शर्त पर डटे हैं और इससे ज्यादा किसी भी बात को न मानने पर आमादा है। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि क्या पीएम मोदी की तरफ से किसान यूनियनों को लेकर दिया गया आश्वासन किसानों को लुभा पाता है या फिर किसान ऐसे ही अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो किसान आंदोलन के आज 23 दिन हो गए, लेकिन कोई समाधान अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन इस बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि उनकी नीयत साफ है। इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से अपने गेस्ट से आपको मिलवा देते हैं। स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाकियू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना पोपली जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है मैम। खालिद चहलका प्रवक्ता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुखबीर तंवर प्रवक्ता इनेलो, ये भी जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारा सवाल बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी से है। वंदना जी, सवाल यह है कि आज जिस तरह से 23 दिन बाद हम देख रहे हैं, तो आज भी हम वही हैं। आज प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं दिखाई दिया। वही बातें थी जो चिट्ठी में जो बातें थी वही, और इसके अलावा भी जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर प्रदेश के भी जो मंत्री हैं और नेता हैं, वो भी लगातार वही बात कर रहे हैं जो आज भी बात दिखाई दी। तो क्या आपको लगता है कि आज के संबोधन से किसान मान जाएंगे? देखिए, जहां तक नए की बात है, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम डिबेट पे बात कर रहे हैं, चैनल से बात कर रहे हैं, तो वहीं पर किसान के साथ जो केंद्र सरकार है वो भी बात कर रही है। एक बहुत बड़ी बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही, उन्होंने कहा कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये जो आप जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं, जिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो आपके घोषणा पत्र में भी थे। आप लगातार उसके लिए पत्र भी लिखते रहे, उसको आवाज को भी उठाते रहे, कभी लोकसभा में उठाई, कभी आपने लोगों के बीच में जाकर उठाई। तो आज जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, जो किसान के हित में है, तो ये मत मानिए कि जो क्रेडिट है मोदी जी को मिल जाएगा। क्रेडिट की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसान का हित हो जाने दीजिए। ये सीधा सीधा संदेश दिया है मोदी जी ने कि भ्रमित मत करिए किसानों को, किसानों का भला हो जाने दीजिए। मुझे लगता है इससे बड़ा मैसेज कोई नहीं हो सकता है। लगातार हम लोग बात करते रहे हैं किसानों से, केंद्र सरकार बात करती रही। आपने देखा 6 बैठकें हुई, लेकिन 6 बैठकों के बाद एकदम से किसानों की तरफ से बिल्कुल चुप्पी आ गई है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि जब आपको कहीं पर ऐतराज है कृषि कानूनों पर, उस पर सरकार काम करने को तैयार है। अगर अमेंडमेंट लानी पड़ी तो अमेंडमेंट भी हम ले आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। लेकिन आपको आश्वासन देने के लिए, वो जो आपका अंदेशा है उसको खत्म करने के लिए अमेंडमेंट लाने को भी तैयार है। सरकार एक कदम पीछे हट रही है कि आपके साथ मिलकर अगर जरूरत लगती है, तो कहीं पर आपको डाउट्स है, तो उसके लिए हम अमेंडमेंट भी लाने को तैयार है। लेकिन ये जो रवैया है कि आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इनको रिपील कर लिया जाए, हटा लिया जाए, और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं बताते। जहां पे आपको एतराज है वो अमेंडमेंट हो रहे हैं, वो कहते हैं कि आइए बात करिए, उस पर अमेंडमेंट करेंगे। तो उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, पूरा जो देश है परेशान हो रहा है, हम भी परेशान हो रहे हैं। हमारे किसान भाई अगर सड़क पर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान नहीं हो रहे। ठीक है, लेकिन स्वामी इंद्र जी भी है किसान नेता, आपका बुरा नहीं कर सकते हैं। आपके भलाई की तरफ कदम उठाया, वो इंद्र जी, कैसे ले सकते? स्वामी इंद्र जी, आज जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, क्या आप लोग उससे सहमत हैं? और मेरा सवाल एक और है कि आप लोग जिस तरह से आज पीएम ने कहा कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, फिर दिक्कत कहां आ रही है सर? एमएसपी पे तो देखिए था ना मामला। इनकी कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है जी। आज देखिए क्या स्थिति है देश की। जब इनको देश में कानून को, अध्यादेशों को कानूनी रूप देना था, तो इन्होंने लोकसभा की जो कार्रवाई चालू की सितंबर के महीने में, जब कोविड महामारी प्रचंड पे थी। आज कोविड महामारी नहीं है, ना के बराबर रह गई है, तो ये शीतकालीन सत्र नहीं लाना चाहते। यानी कि जहां विधायिका में विधि द्वारा कानून पास किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें जो कमी निकाली जाती है, उनको सही जगह रखा जाता है। जब सभा पटल ही नहीं चलेगा आपका, जब देश की बड़ी पंचायत ही नहीं चलेगी आपकी, तो आप किसानों को क्या लाभ देंगे? कैसे देश के लिए आप काम करेंगे? मैं थोड़ा हैरान हूं, बोल रहे हैं। सिर्फ संवाद का इन्होंने जो सत्यानाश कर दिया है, आज देश के लोग संवाद से दुखी हो गए। संवाद से ये राष्ट्र की बात करते हैं, पूरा राष्ट्र बेचने का काम कर दिया। खाली डिलीवरी देने की बात रह गई है। अंडानी अंबानी को देश
इन्होंने कोई बेच proof है दिया आपके है पास? और सिर्फ डिलीवरी के ऐसा लिए देखो कोई आपके कितनी पास ये proof है अड़ी क्या? रुपया अपनाया हुआ है इन्होंने। आपके पास कोई proof है क्या? स्वामी जी, अरे हवा में बात कर रहे हैं। स्वामी जी, देश की बात रखिए ना अपनी सामने। मेंबर पार्लियामेंट इसलिए क्यों चुने जाते भड़काए हैं भाषण यहाँ कि पर जब आकर आप देश के लिए देते हैं? जब अपनी चर्चा बात नहीं हो रखिए। तो आप जो है बंद अपनी कर बात दें बोलिए। पार्लियामेंट को। नहीं, गलत आपको बात बोल पार्लियामेंट रहे चालू करनी चाहिए थी। आज देश के विपक्षी लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए था। सभी सांसदों की बात सुननी चाहिए थी। सांसद पता है आपको मालूम है शीतकालीन किसान की सत्र बात नहीं करते बुलाने हैं। का पोपली जी इसलिए क्या आपने कारण हो संसद सकता है? चलने क्यों नहीं दी। बुलाया गया? शीतकालीन सत्र आपने बंद करने का काम किया। ठीक है इंद्र जी, हम जवाब ले सबसे लेते पहले, हैं। स्वामी शीतकालीन इंद्र जी, क्यों नहीं बुलाया आपका- गया? आखिर क्या ऐसी दिक्कत आ गई आपने एक बीच में? बात कही कि सभी सांसदों को बोलने का मौका देना चाहिए। हमने तो देश में भी दिया और प्रदेश में जितने एमएलए हैं उनको भी मौका दिया। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। लोकसभा से राहुल जी भाग गए, वहां पर नहीं मिले। और यहाँ पर अगर मैं विधानसभा की बात करूं, यहाँ पर हुड्डा जी को हमने बोला आइए बहस करिए, उन्होंने भाषण दिया और उसके बाद वहां से चले गए। तो ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया, बहस करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो आपके बीच में जाकर किसान भाइयों को अगर भड़काना दमनी चाहते मत तो से तो उसके लिए आपने हम नहीं कानून कर पारित सकते। करा लिया राज्यसभा के अंदर। 8 सांसद बेल के अंदर सभापति के सामने खड़े हो गए और जाकर फिर खड़े हो क्या गए कि पहली भैया बार हमारी ऐसा हुआ बात है? सुन ली जाए। ऐसी बार उसको बाहर पहली बार हुआ है निकलना क्या? पड़ा, सड़कों फिर भी बैठना सारे पड़ा। लोग पास होते हैं। आप चाय लेके अरे पीते विपक्ष का हैं, तो काम यही है कि सांसदों एक भी की बात कानून नहीं पास सुनते। नहीं है। आपने राज्यसभा आप के अंदर राजनीति मत आपने करिए तो कृपया कुछ करके, आप उस बात ठीक का है। जवाब दीजिए जो आपका मुद्दा है। ठीक है, हम इस पे हम खालिद जी से जवाब ले लेते हैं ना। खालिद जी से जवाब लेते हैं। खालिद जी, विधानसभा में जिस तरह सरकार किसी कानून पर चर्चा करने के लिए सत्र बुलाया, उस समय जब सत्र बुलाया गया था उस दौरान आप लोग जो कांग्रेस है उस समय वॉकआउट कर गए। इस मुद्दे को वहीं उठाना चाहिए था ना। देखिए खालिद हसन साहब, कहां चूक हो गई आप लोगों से? एक मिनट, चूक कहीं नहीं हुई। हाँ। जब विधानसभा में बात आई तो उस समय विधानसभा में भी कोई सार्थक या कोई मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस भाजपा का नहीं था। उनको ये लगता था कि ये सब एक मिनट मेरी बात खत्म। इन सबको लगता था कि राजनीति हो रही है। अब पूरे देश का किसान सड़कों पे आ गया है और आज ही कल इनके बहुत बड़े नेता वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा है, भाजपा के प्रवक्ताओं से उससे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगा। ये वीरेंद्र सिंह ने कहा है। ये किसी, अब ये उसको किस दल का बताएंगे या उसको ये कहेंगे किसी दल के साथ मिल गए हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए, जिस एमएसपी को लेकर आज जरूरत पड़ी है, जब आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी, ये आज राष्ट्रीय लेवल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है कि उस समय प्रधानमंत्री को उस समय के हमारे मुख्यमंत्री जो थे गुजरात के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी की गारंटी किसानों को दी जानी चाहिए। उस दिन तो जब ये 3 कानून आप नहीं लाए थे किसानों के विरोध में, तो तब तो आप एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज 3 कानून लिया है, किसानों को खुद से अपनी जमीन का, अपनी फसल का खतरा लगने लगा। अगर आज किसान ये कहता है कि हमें एमएसपी की गारंटी दीजिए, आज वो कह रहे हैं कि उचित नहीं है, रहेगी और रहेगी, रहने का कुछ नहीं है। कही हुई बातों पर मुझे नहीं लगता कि देश विश्वास करेगा। उन्होंने बहुत कुछ कहा है और अब तक कितने किसान अपने जान गंवा चुके हैं, ये एक देश का सोचने के लिए विषय है। हालांकि भाजपा की से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक फैसला और थोपा था देश के ऊपर, नोटबंदी का, उसको बड़ा मतलब एक तरह क्रांति लाने वाला फैसला बताते थे। उसमें कितने लोगों की जान गई। जान जाने से भाजपा को फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन है, मैं समझता हूं कि कम से कम 100 साल बाद, 100 साल से सुखबीर तंवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर एक दूसरा एक आंदोलन ऐसा हो रहा है। एक 1907 में एक आंदोलन अंग्रेजों की हुकूमत में हुआ था, उस तरह का दूसरा आंदोलन है। तो भाजपा की नींव हिला देगा। मैं आऊंगा फिर उस पर। सुखबीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर जी, जब खुद पीएम आके कह रहे हैं एमएसपी की, एक तरह से उन्होंने आज बात कही है कि एमएसपी जो है वो जारी है और जारी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहां प्रॉब्लम हो रहा है और क्यों नहीं बात ये जो है खत्म हो पा रही है, क्यों भी बात बढ़ता है? खालिद भाई, सर्वप्रथम संत बाबा राम सिंह और अन्य शहीद अन्नदाताओं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना यह चाहूंगा, जिस प्रकार से माननीय कृषि मंत्री ने एक बेफिजूल का झूठा पत्र लिखा है, जिसमें उस पत्र में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ये कानून कैसे सामान्य किसान के लिए लाभदायक है, अपितु माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी ये अपील करना कि कृषि मंत्री के पत्र को पढ़ें। ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रवक्ता बैठी हैं, ये बता दें, मैं सिलसिलेवार पूरा एक एक जब अध्यादेश आया था उस वक्त भी एक एक शब्द इन तीनों अध्यादेशों का पढ़ा था। उसके बाद ये कानून बना दिया इन्होंने, और कानून जिस प्रकार से बनाया, आज जब कृषि आधारित व्यवस्था हमारे देश की,
कृषि आधारित व्यवस्था में लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होना और उसके बाद राज्यसभा में मत विभाजन की मांग के बावजूद मत विभाजन नहीं होना, और जिस प्रकार से चोर दरवाजे से कोरोना काल जब पूरी दुनिया में उच्चतम शिखर पे था, उस वक्त अध्यादेश लाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। अध्यादेश हमेशा आकस्मिक परिस्थितियों में लाया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट होती है, और जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में धक्के से ये कानून बनाया है, और जो किसान संगठन है जब जैसे ये कानून आए उस वक्त भी लोगों का प्रतिरोध था और आज भी प्रतिरोध है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोच लिया था कि इस देश का किसान बड़ा ठंडा है, इनको जैसे मारेंगे वैसे मार देंगे। और आज जब इन तीनों कानूनों के विरोध में किसान आगे, जब ये अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को नहीं समझा पाए, जब ये अपने, जैसा कि अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह की भी बात आ रही थी, और इनके हरियाणा प्रदेश में अनेक ऐसे नेता हैं इनके गठबंधन के जो इन कानूनों के खिलाफ हैं, ये उनको तो समझा नहीं पाए, सामान्य किसान को क्या समझाएंगे। ठीक है पोपली जी से हम रिएक्शन ले लेते हैं। खालिद भाई मुझे तीनों कानूनों के बारे में बताने दें कि इनमें क्या क्या कमी है, कृपया करके मुझे 2 मिनट का अवसर दें। ठीक है, बोलिए। जब किसी भी व्यक्ति को पैन नंबर के आधार पे खरीद की छूट मिल जाएगी, फिर जो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें जो कृषि विपणन मंडियां हैं उनमें कौन जाएगा जो बिना लाइसेंस के, बिना सरकार को फीस दिए जब किसी को व्यापार करने की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा इन विवादों में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होना, ये सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। इसके अलावा एसडीएम को सर्वे सर्वा बना दिया गया है दोनों कानूनों में, और उसकी कोई अपील दलील सामान्य न्यायालय में नहीं है। ये निसंदेह सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को पोषित करने की बात है। इसके अलावा किसान अपनी ही जमीन पे बंधुआ मजदूरी करे, कई कंपनी तो ऋण ले सकती है लेकिन किसान अपनी जमीन पे ऋण नहीं ले सकता। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम की मैं बात करूं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लागू रहते, जब कोई भी सरकार हो कालाबाजारी नहीं रोक पाई, तो आज जब इन्होंने ऐसे प्रावधान कर दिया है, फिर कैसे ये कालाबाजारी और महंगाई को रोकेंगे? वंदना जी, कैसे आप लोग ये जो आवश्यक वस्तु भंडारण है इस पे बहुत सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर इस तरह से मान लीजिए कि जो उद्योगपति हैं वो जब फसल होता है उस समय खरीद के, और फिर जब किसानों का फसल हो उस समय वो पूरा झोंक दे बाजार में और कृत्रिम और भी फसलें खरीद ले, बाद में कृत्रिम कमी पैदा करें और उसके बाद से जिस दाम पे चाहे वो बेच सकती हैं, तो इसका घाटा तो आम आदमी से लेकर किसानों को होगा। देखिए, एक एक पॉइंट का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमने इसलिए चर्चा नहीं की क्योंकि भाजपा का कोई सकारात्मक या सार्थक जवाब नहीं मिला। शायद आपने वो सेशन नहीं देखा, अगर आपने वो देखा होता तो आपको मालूम होता कि लगातार कृषि मंत्री जी भी बोलते रहे और शिक्षा मंत्री जी तो खड़े होकर ये बोले कि आप तो अपनी बात कह के जा रहे हो, हमें भी भड़ास काट लेने दो, यूं करके बोला उन्होंने कि हमारी बात भी तो सुन लो। सिर्फ हुड्डा जी को सबसे पहले बोलने का मौका मिला, उन्होंने बोला, उन्होंने क्या एक बार प्लीज कृपया करके एक बार सुन लीजिए सुन लीजिए सबसे पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो पहले भी होता था। तो एतराज किस बात का था ये भी बता दो मुझे, किस चीज का एतराज था? और एक चीज और, हुड्डा जी की ये बात बता दीजिए, वो कहते हैं आपकी बात का मैं जवाब दूंगी, आपकी बात का जवाब भी दूंगी मैं, आप पर भी आऊंगी। हुड्डा जी कहते हैं चौथा कानून और ले आओ, राहुल जी कहते हैं तीनों कानून हटा दो। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मुझे बता दे किसका कहना मानेंगे, किसकी बात रखेंगे, राहुल जी की बात रखेंगे या हुड्डा जी की बात रखेंगे, उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। और जहाँ पे वीरेंद्र सिंह जी की बात करते हैं किसानों की मांग जायज है, हम कहते हैं हम खड़े किसानों के साथ, हम ही खड़े हैं किसानों के साथ। आपके जमीन है, आपने समस्या क्यों नहीं सुलझ रहा है जब आप खड़े होते हैं? क्यों नहीं सुलझ? 23 दिन हो गया। ठीक है, हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पे हम चर्चा जारी रखेंगे। वंदना जी, इन 10 पॉइंट्स हम संशोधन करना चाहते हैं, आइए और बात करिए। ठीक है, हम यहाँ भी ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद जब हम लौटेंगे तो इस पे लगातार चर्चा जारी रखेंगे कि नियत साफ है तो इंसाफ में देरी क्यों हो रही है। आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नियत बिल्कुल गंगा जल की तरह साफ है, तो सवाल यह है कि जब नियत साफ है तो फिर इस ठंड में किसान क्यों सड़कों पर बैठे हुए हैं। अभी यहां ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे।
तो 23 दिन बीत गए लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। हम सीधे बंदला पोपली जी से ही ले लेते हैं जवाब। पोपली जी, अब अभी तक तो आप लोग ये कह रहे थे कि जो विपक्ष है वो इस जो है कि आंदोलन को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आज धरना पे भी गए और आपके भीतर से ही, अब पार्टी के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। इसको कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, ये क्योंकि जेजेपी के भी कुछ विधायक नाराज थे और आपने निर्दलीय जो विधायक थे सोमवीर सांगवान का देखा ही आपने, उन्होंने तो समर्थन ही वापस ले लिया। जी बिल्कुल, उनका देख लिया, उनकी अपनी लोकल राजनीति होगी, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि जो डेडलॉक है वो खत्म होना चाहिए। अभी आपने कहा 23 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं, और समाधान दोनों तरफ से होता है, बातचीत के द्वारा होता है। सबसे बड़ी बात की बातचीत रुकी हुई है, जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक डिसीजन नहीं आएगा। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लगी जिसमें कहा कि रोड्स ब्लॉक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही बात थी कि जो बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। मैंने ये लगातार देखा कि विपक्ष का एक तरीका रहा है कि उन्होंने हमेशा से जो हमारे जितने भी डिसीजन है उस पर क्वेश्चन मार्क अलग तरह से लगाने शुरू किए। चाहे 370 की बात कर ली, तब उन्होंने कहा, तब मैं कह रही हूँ मैं भी किसानों के साथ हूँ, अच्छी बात है। आप मुझे भी समाधान तो निकले, साथ मैं तो आपके भ्रम की बात कर रही हूँ ना, ये तो कोई मैं तो भ्रम की बात नहीं है ना। यही तो साथ है, तो निकलना चाहिए। आपकी वजह से सड़कों पर बैठे हैं, गवा चुके हैं, आपकी वजह से बहुत बड़े महात्मा ने अपनी जान ले ली, क्या गलत कर बहुत बड़े महात्मा ने अपनी जान ले ली, के लिए आवाज उठाने ये कोई साथ नहीं है, गुनाह है क्या? ये कोई साथ आपकी तरह नहीं है, ये कोई साथ नहीं है, ये कोई साथ नहीं है, ये साथ नहीं है, बातें हैं 6,000 सीधा अकाउंट के अंदर, अच्छी बातें हैं। हमने दिए 6,000, आपने कितने हजार करोड़ लोग किसानों को इसका पता है आपको? एमएसपी पे आप प्रश्न उठा रहे हैं, एमएसपी आपने दे दिया था क्या? लीगलाइज कर दिया था क्या? मैं ये कह रहा हूँ, लीगलाइज किया था आपने, लीगलाइज किया था। 2000 आपके घोषणा पत्र में क्यों लिखा हुआ कि एपीएमसी मंडी अब खत्म हो जानी चाहिए? कमलनाथ जी क्यों बोलते हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब खत्म हो जाना चाहिए? हम कहते हैं कि हमने जो भी किया किसानों के हित में किया है, हम आगे और भी करना चाहते हैं। भ्रमित जो किया जा रहा है वो गलत है। जो अगर लगता है गलत, आइए बैठिए, बात करिए, उसका संशोधन करेंगे, लेकिन ये जो जिद है उसको छोड़ना पड़ेगा। आप ये मानिए, आग्रह हो सकता है, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी किसान भाई हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, उनको कि आए वो बात करें, मेरा अनुरोध है उनसे, और इस डेडलॉक को रोके। अगर आप सड़क पर बैठे, तकलीफ हमें है, हमें तकलीफ है, ये लोग खुश है कि इनकी राजनीति चल रही है, वो तकलीफ हमें है। आपकी खत्म होगी, बोलिए बोलिए। नहीं खत्म हुई, अब सुन लीजिए, खत्म भी जितना आपने बोला उतना तो सुन लीजिए। खत्म हो गई, अरे जितना आपने पूरी खत्म हो गई, जितना सुन लिया उतने सुन लीजिए, जितना आपने बोला जवाब ले लीजिए। कितने लोग अब तक खत्म इस धरने की वजह से मर गए, उनका पता है आपको? ये कैसा साथ है, कैसा साथ है? अब मुझे बोलने दीजिए, आपसे देखो जब दोनों बोलेंगे ना किसी की आवाज समझ नहीं आएगी, जब दोनों बोलेंगे किसी की आवाज समझ नहीं आएगी। आप एक एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने वीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ बताया? मैंने। आपके मौजूदा प्रधानमंत्री ने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी पीएम को कि एमएसपी की गारंटी दी जानी चाहिए, जबकि ये 3 कानून नहीं थे। दे रहे हैं हम। आप क्या दे रहे हैं? आप दे रहे गारंटी दे रहे हैं, एमएसपी गारंटी देने वाले किस तरह का आश्वासन? जब कानून मांग रहे हैं तो कानून नहीं, बात तो कर मांग रहे हैं ना, कानून में उनको चाहिए। बात अब तो आपकी कानून बनाकर चाहिए। देश किसी भी तरफ जा सकता है, आपको शायद पता नहीं है। अब तो आपको लगता है ना, ये बातें भी आप इसलिए बदली हैं, अन्यथा आपका मैसेज चिट्ठी से किसानों को जा रहा था। एक चिट्ठी भेज दी, ये पढ़ लीजिए, ये सरकार का मैसेज है। उठपटांग आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वीसी से गुजरात मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करके इंद्र जी के पास जाते हैं। इंद्र जी एक बात खत्म हो, सिर्फ जल्दी से। आपके प्रधानमंत्री वीसी से इंद्र जी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं और 10 किलोमीटर जाके आप उनसे बात नहीं करते हैं। अरे मेरे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री सबके हैं, इस पर आप बांटिए। प्रधानमंत्री सबके क्या हो रहा है? बिल्कुल मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री देश के, पूरे देश के हैं। इंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अभी वंदना पोपली भी कह रही हैं कि एक तरह से बातचीत की डोर टूट गई, और हम लोग भी देख रहे हैं कि 9 दिसंबर के बाद से कोई सरकार और किसानों के बीच डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे इस समस्या का समाधान होगा? आप लोग भी तो पहल कीजिए। सरकार ने तो आपसे बात करने के 5 दौर की वार्ता भी हुई। आपको पता है, किसान वार्ता के लिए पंजाब में 60 दिन बैठा रहा, हरियाणा के अंदर 6 महीने लगातार आंदोलन चल आए थे। किसान सरकार को समझने और समझाने की कोशिश करता रहा। इन्होंने हरियाणा के अंदर किसानों पे 10 सितंबर को लाठियां बांधी। आपने देखा सिरसा के अंदर भी
हिसार सिरसा के अंदर भी इन्होंने किसानों पर टीयर गैस चलाए, लाठियां मांझी। हरियाणा का किसान उन्होंने चुन चुनकर पीटा। और इन्होंने जब किसान आंदोलन करने की तैयारी कर रहा था, इन्होंने 24 तारीख को ही किसानों को डिटेन कर लिया, उठा लिया, मारा, पीटा, बड़ा कुछ किया इन्होंने। आज जो किसान जो आत्महत्या हुई है, या किसान बड़े नेता जो इन्होंने आत्महत्या की धर्मगुरु ने की है, वो इनकी वजह से की है, इनकी कुनीतियों की वजह से की है। उनको पता लग गया कि देश का जो सरकार है किसान और जन विरोधी है, वो ये सहन नहीं कर पाए। तो आज देखिए हमारे कम से कम लगभग 2 दर्जन से अधिक हमारे किसान वीर गति को प्राप्त हो गए, आज हमारे बीच में नहीं है। इन्होंने किसान के घर चूल्हा बुझाने का काम किया है। आज किसान परिवारों के घर में मातम है। कम से कम आज वंदना जी को चैनल पे खड़े होकर कम से कम उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, माफी मांगनी चाहिए थी कि हमसे बड़ी भारी गलती हुई। और दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट का ये बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि किसानों का आंदोलन जायज है। दूसरी तरफ इनके जो मंत्रीगण राष्ट्रीय मामला और राष्ट्रीय सहमति से सुलझाना चाहिए, ये भी कहा बताते हैं। ये कैसे कैसे दोहरे चित्र से काम कर रहे हैं लोग, ये वार्ता करने के लायक है कि नहीं है? जवाब दे दूं। स्वामी इंद्र जी, आपने अब इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, आपने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन आपने ये नहीं बताया, नहीं बताया सोल्यूशन कैसे होता है। आप निकालना भी चाहते हैं या नहीं, या सिर्फ यही का भाषणबाजी करते हैं? क्यों नहीं आप बात करते, क्यों डेडलॉक है? सरकार आपको बार-बार बुला रही है, क्यों आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते? ये कैसी जगह है? होना चाहिए। पंजाब में आप कह रहे 7 दिन किसान लगा रहा, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने एक्ट वापस ले लिया, कर दिया, फिर वहां पर कैसा आंदोलन? देश की बात करें, पंजाब में कैसा आंदोलन? आपका राष्ट्रवाद ठीक है, हम सुखबीर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। सुखबीर जी, ये बताइए, जिस तरह से आज रतनलाल कटारिया का बयान आया, आपने शायद सुना होगा, हमने प्रोग्राम भी चलाया था उसमें, जिस तरह से उन्होंने पागल झोटे की संज्ञा किसानों को दी है, बताइए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ये आंदोलन है उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है? किसान तो बेचारा किसान है। भाई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान और अन्नदाता के लिए बहुत ही भद्दे शब्दों का प्रयोग कर रहे, कभी झोटा बता रहे, कभी खालिस्तानी बता रहे, कभी पाकिस्तानी बता रहे, कभी चीन नियंत्रित बता रहे हैं, कभी ये माओवादी बता रहे हैं। जो गंदे से गंदे शब्द इस अन्नदाता के लिए प्रयोग कर सकते थे, निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और निसंदेह प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनका इस किसान आंदोलन के प्रति जो आचरण रहा है, उससे कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता कि जन सामान्य के प्रधानमंत्री हैं। उससे प्रतीत ये होता है कि अपनी आठ और जिद के कारण जो उनका एक अंदर खाते समझौता है पूंजीपतियों से, उस बात को पूरा करने में लगे हुए हैं। और जिस प्रकार से पिपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार सिरसा में हुआ, और उसके बाद जब पंजाब से किसान चला और अनेक अवरोध पैदा करके उनको दिल्ली आने से रोकने का पूरा प्रयास किया गया, और आज भी पलवल में और शाजापुर में अनेक प्रदेशों के किसानों को जिस प्रकार से हरियाणा की निष्ठुर सरकार ने रोका हुआ है, क्या इस प्रकार से ये रोक के इस राष्ट्रीय आंदोलन को ये आज बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनको इस तरह की अपेक्षा नहीं थी कि धरती पुत्र इस प्रकार का भी कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है। आज निसंदेह इनको सिवाय इन 3 काले कानूनों को निष्ठ करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। मैं सिलसिलेवार पहले बता चुका हूं अपने वक्तव्य में। लेकिन तंवर जी जो संकेत मिल रहे हैं, जो संकेत है, उससे तो सरकार कहीं कतई नहीं लग रहा है कि इस कानून को वापस लेगी, संशोधन को तैयार है। सरकार को निसंदेह लेने पड़ेंगे। मुझे तो आज बहुत एक बड़ा, मैं क्या बताऊं, सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से चुप्पी है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए था। अब मैं बात करूं जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में SYL को लेके इनके नेता इकट्ठे हो गए, कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्री से मिल रहे हैं, आज 4 साल से ज्यादा हो गया। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना क्यों नहीं हुई है? कोई इनके पास जवाब? कोई जवाब नहीं है। अपने फायदे के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की अनुपालना वंदना प्रदीप से ले लेते हैं जवाब। हमारे साथ सुखबीर जी, प्लीज बोलिए। वंदना जी बोलिए। सुखबीर जी, हो गया, अब सवाल हो गया सर आपका, अब जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए। सुखबीर जी जवाब लीजिए सर।
सबसे पहले आपने यहाँ पर पूंजीपतियों की बात करी। सुखबीर तंवर जी, मुझे एक बात बताइए, क्या अदानी अंबानी बहुत सौदा के बाद ही आए हैं क्या? समझ में नहीं आएगा लोगों को, एक एक करके आवाज दीजिए। बताना चाहूंगी कि कैप्टन अमरिंदर ने एक स्टेटमेंट दी थी, आप चाहें तो मैं दिखा भी दूंगी। उसमें उन्होंने कहा था कि अंबानी को, रिलायंस को पंजाब में लाने वाला मैं हूं। 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे यूपीए सरकार में अनिल अंबानी में। मतलब इतने सारे आप प्रश्न उठा देते हैं पूंजीपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। कहां से पूंजीपतियों के लिए? कौन से प्रावधान से जमीन जा रही है वो बताइए। काले कानून है, काले कानून है, कैसे? अरे चिल्लाने से क्या होगा? लेकिन सवाल एक ये है कि कांग्रेस ने तो किया, क्या आप भी वही करोगे? सबको हम तो नहीं कर रहे, उनके ढाने पे क्यों चल रहा है? आज जैसे आवाज उठी कि लोग अपने घोषणा पत्र में रखे हुए थे, आपने सुना ना? आज जिस तरह से पीएम ने कहा कि प्रूफ है क्या? कांग्रेस नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जिनके घोषणा पत्र में ये था, सवाल में हमने बस उसी को लागू किया है, वो क्रेडिट ले ले। लेकिन आपको ये जो जनमत मिला है वो थोड़ी बीजेपी की नीतियों को लागू, कांग्रेस की नीतियों को लागू करने के लिए। हसन भाई, आपके सवाल में 1 मिनट, वंदना जी, एक सवाल और जोड़ देता हूँ ना। बोलिए। आप जो बार बार प्रूफ की बात कर रहे हैं ना, ये 100 एकड़ के जो आपके वेयर हाउस बन रहे हैं अडानी और अंबानी के, उनमें हरियाणा में क्या करेंगे आप? उनमें क्या चीज, किस चीज की तैयारी के लिए हैं? मैं अडानी अंबानी की प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता तो नहीं है। मुझे क्या पता क्यों सरकार ने उनको मान्यता दी है, सरकार ने उनको मान्यता दी है, सरकार ने मान्यता दी है। 100 एकड़ के बाद 100 एकड़ के किसी के वेयर हाउस बन रहे हैं ना, 100 एकड़ के वेयर हाउस के किसी बन रहे हैं, सरकार ने उनको मान्यता दी है। भाजपा की प्रवक्ता तो है ना, भाजपा की प्रवक्ता तो है ना। कैसे हरियाणा सरकार ने परमिशन दे दी? कैसे यूपी सरकार ने परमिशन दे दी? परगलाना बंद करो और इन कानूनों को निरस्त करो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने आदेश बोलिए कर दिया ताकि आप जनता के सामने वो झूठ का पूरा परचम फहरा सकें। सुन लीजिए और कानूनों को निरस्त करो, यही एक भ्रष्टाचार और रास्ता है। और इस प्रकार से अन्नदाता को आप मार रहे हैं। कौन कैसे मार रहे हैं? बता तो कैसे मार रहे हैं? कोई जवाब नहीं है। कौन सा प्रावधान ऐसे है जिससे किसान की जमीन जा रही है वो बताएं। और वेयर हाउस की आप बात कर रहे हैं, वेयर हाउस का मुझे बताइए। अगर कोई पूंजीपति जब आपके बड़े किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं और आप एक सवाल का जवाब दिया गया है। ठीक है, आपने भी तो 1 लाख करोड़ दिए। सुखबीर जी प्लीज, बंगला जी मेरा एक सवाल, छोटा उद्योग बंगला जी मेरा एक सवाल, एमएसएमई के लिए बंगला जी आपसे मेरा एक सवाल, सुखबीर जी प्लीज, आपका ज्ञान इस मामले में सुनना है। सुखबीर जी प्लीज, ऐसे बहस नहीं होगा, इस तरह से बहस नहीं होगा। सुखबीर जी प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाए, हम आपको मौका देंगे। आप सिर्फ बहस करते हो व्यक्ति उनकी, फिर हम मौका देंगे आपको। बंदा जी मेरा सवाल ये, आप बार बार कह रहे हैं कि किसका जमीन जा रहा है, कहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि जिस तरह से किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, और अगर आपकी बातें अगर उनको समझ में आई होती तो मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी वहां धरने पे इस ठंड में 3rd डिग्री का टॉर्चर लग रहा है ठंड का किसानों का, वो नहीं बैठे होते। तो कहीं ना कहीं आप किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं। नहीं, क्योंकि वहां पर किसानों मेरा कोई बात नहीं करना। हाँ, जवाब दीजिए। बताइए। किसान, जहां पर जो किसान बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का कोई विरोध नहीं है। पंजाब के किसानों ने लीड किया है, ये कहा गया, योगेंद्र यादव ने भी कहा। लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर ने इन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया तो पंजाब क्यों लीड कर रहा है, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि राज्य सूची में आता है एग्रीकल्चर, तो इस पे स्टेट जो देश की गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकती है। हालांकि हमने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग के ऊपर जो है वो बनाए गए थे कानून, तो एमएसपी तो ऑटोमेटिकली उसमें नहीं आता उनके स्तर के हिसाब से ना। एपीएमसी एमएसपी तय कौन करता है? एफसीआई करती है। मेरे से बहुत पूरी डिटेल बता दूंगी मैं, मुझे नहीं पता। एफसीआई तय करती है और ये पीडीएस सिस्टम के अंदर आता है और बफर स्टॉक के लिए भी रखा जाता है, साथ के साथ उन किसान उन लोगों के लिए भी। कहने में दिक्कत है कि एमएसपी भारत सरकार तय करती है। भारत सरकार तय करती है, एफसीआई उसके है किसके अंदर? हमारी किसके अंदर है? क्या किसके अंदर है? बताओ, पाकिस्तान के अंदर है क्या? कमाल है। अरे कमाल पाकिस्तान के अंदर है क्या? भारत की सरकार तय करती है। अच्छा ठीक है मैम, एमएसपी का प्रॉब्लम है, कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब 3 कृषि कानून बन सकता है तो मैं सिर्फ ये कानून बना, किसान अगर चाहे, किसान चाहे तो वो जो एमएसपी है उससे ऊपर जितना डील करता है, नीचे कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया हुआ है, वंदना जी, इसलिए इसकी उल्लंघना होती है।
रेट तो तय हमारे होते हैं। आज के प्रधानमंत्री इन जब फसलों के रेट गुजरात तय के होते मुख्यमंत्री हैं। थे, मैंने पहले भी मात्र पूछा दो ये। फसलें ली जाती हैं। अभी हम किसानों को लूटने का आप काम करते हैं, कहाँ वो भी से 6% लूट लिया? की फसल ली 60,000 जाती है। किसानों की जेब में पहुंच रहे डायरेक्ट। बोलिए खालिद जी, कौन खालिद से जी। लूट लिए ये बताइए, लूटने का काम वो करते थे। 6,000 रुपए आपने जेब काट के ठीक है। दिए, लाखों रुपए की चोरी कर दी किसानों की। आप बताइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें आप कर रही है बार बार। मुझे ईमानदारी बताइए, क्या गन्ना किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहा? गन्ना किसान क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहा? खालिद जी, राजनीति हो रही है क्या? आज प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को खास करके कांग्रेस आज बहुत निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके कृषि मंत्री ने कहा, उसका क्या नाम देंगे? उस पैसे के बारे में क्या कहेंगे आप? खालिद जी, चोरों के साथ मिले हुए हैं। खालिद जी आ रहे हैं तंवर साहब आपके पास। किसान को लूटना चाहते हैं, गन्ना किसान आपने लूट लिए, अब गेहूं का किसान, धान का किसान, उसको भी अब खाना चाहते हैं। खालिद जी, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ, तथ्यों के आधार पर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आपके पास। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, बोलिए तंवर जी, बोलिए। देखिए हाँ। वंदना जी, मैंने आपके व्हाट्सएप पे जो इन कानूनों में कमी है वो मैंने आपको किया, शायद आपने पढ़ा होगा, और मैंने अपने वक्तव्य में बताया। आप बता दें कि ये तीनों कानून कैसे किसी भी अन्नदाता के या किसी भी उपभोक्ता के पक्ष में है। एक दो बात ऐसी बता दे ताकि किसान को और हमें समझ में आ जाए। हाँ, आप कृपया करके बता दें। ठीक है, और मैं बताइए। इसमें 20 कमी बता सकता हूँ, बताइए। तो किसानों के अभी फायदा जान लेते हैं ना वंदना जी से। पूंजीपतियों के पोषण के लिए। मैं बता दूं, एक मिनट रुक जाइए, फायदा जाने दीजिए। फायदा जान लीजिए, बोलिए। सुन लीजिए। हाँ बताइए। वंदना जी, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि किसान जो है अपना जो फसल है वो मंडी में बेचने जाता था, अब हमने उसको मंडी को एज इट इज बनाए रखा है। हमने उनका एक प्रोविजन और रख दिया है, जो खासकर प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, एफपीओज हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को मंडी के अंदर भी बेच सकते हैं, मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। पहले अगर बेचते थे तो उनका इमीडिएटली वो इलीगल था, उसको हमने लीगलाइज किया है, उनको इमीडिएटली आकर मान तो फिर इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें लगता है गलत क्या है? कहाँ बताइए आप? नहीं, पहले इसका नाम बताइए। तंवर जी रुक जाइए जरा, किसान नेता से रिएक्शन ले लेते हैं। इंद्र जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, जो ये बता रही हैं कि किसानों को भारत में कहीं भी फसल बेचने का अधिकार है, ये अधिकार पहले भी था। मुझे उस कानून का नाम बता दें वंदना जी कि कौन से कानून ने किसान पे पाबंदी थी कि फसल कहीं नहीं बेच सकता। दूसरी बात, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश का किसान, पूरे भारत का किसान गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। गन्ने की खेती की, गन्ने की खेती जो है सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिले किसानों से कराती है, बॉन्ड भरे जाते हैं। किसान की जो फसल है 500 क्विंटल होती है, मात्र 300 क्विंटल ली जाती प्रति एकड़, तो 200 क्विंटल जो किसान की फसल है खुले बाजार में मजबूर होता है 175 रुपए क्विंटल के भाव से, यानी किसान को सरासर सीधा 200 रुपए प्रति क्विंटल घाटा होता है। अब वंदना जी पूछिए, उस घाटे की पूर्ति कहां से करेंगी आप? और दूसरी बात, किसान की पेमेंट जो पहले प्रावधान में थी, वालों ने 3 साल हो गए किसान को पैसे नहीं दिए। हरियाणा के नहीं, बिहार के भी किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान जिनको 3 साल से पेमेंट नहीं मिली, अभी तक किसान ने ब्याज नहीं देखा अपने पैसे का, अपनी असली बकाया रकम नहीं देखी, किसानों को उधार की जिंदगी। लेकिन आज तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हमने किसानों के लिए किया है, किसान हितैषी है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम सम्मान निधि में कितना हमने पैसा दिया और कांग्रेस ने किस तरह से कर्ज माफी के नाम पर लोगों को कैसे किस को फायदा पहुंचाया, ये नहीं बताया कि आपने बीमा के नाम पे किसानों से कितना पैसा लिया, ये नहीं बताया ना। कितने हजार करोड़ रुपया बीमा कंपनी को दिया है, कितने हजार करोड़ रुपए, 500 करोड़ बस, कितना 5,000 करोड़ किसानों को दिया है। तेरे पास है ना बेटा, बातें क्या है? आप मुझे अगर मैं जवाब देती हूँ तो आपको लगता है बातें कर रहे हैं। अब स्वामी इंद्र जी का एक प्रश्न था, उसका मैं जवाब दे देती हूँ। आप कह रहे थे कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके अंदर पैसा जो है वो नहीं मिला, आप कुछ एक स्टेट्स के नाम भी गिनवा रहे थे, तो वही तो प्रोविजन यहाँ पर किया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो जो करार करता है अगर वो पीछे हटता है
तो उसको इमीडिएटली जो है 150% जो है साथ में उसको मैडम ये 5 जून से लागू हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। उससे पहले की बात करी, कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले के है ना, कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले के है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। कॉन्ट्रैक्ट उससे पहले है, उसकी बात कर रहे हैं आप। 3 साल 5 जून से नहीं हुए, आपने पहले 3 साल बोला, किसानों को आप पहले 3 साल बोलते हैं, फिर 5 जून बोलते हैं। अरे 3 साल पहले के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, फिर आप 5 जून की बात करते हैं। एक बात बताइए, आप सीधा बोलिए ये कानून सिर्फ कंपनियों को ये जो 3 कानून है 5 जून अध्यादेश आने के बाद से ही लागू हुआ है। बंद्रा जी, सुखबीर जी बोल रहे थे पहले, सुखबीर जी 3 साल बोलिए। का पैसा नहीं मिला। खालिद जी, मैं आपके माध्यम से पूछना ये चाहता हूँ, जो वंदना जी अभी बात कर रही थी कि किसान को कहीं भी बेचने की आजादी है, तो पहले नहीं थी। बोलिए कृपया सुखबीर वंदना जी जी बोलिए। बताएं, कृपया वंदना जी बताएं कि जब से देश आजाद हुआ तब से कितने ऐसे केस दर्ज हुए इस देश में जब किसान कहीं दूसरी जगह बेच रहा था और उसके खिलाफ बोलिए, जवाब दे पाएंगे। बंद करें और इस बिल के फायदे जो इन्होंने पहला फायदा गिनवाया वो निसंदेह भ्रमित करने वाला है। कोई और बात इनके पास है तो वो बता दे। ये राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, आप बताएं दूसरा फायदा। पहला फायदा इनका नगण्य हो गया, दूसरा कोई फायदा इनकी निगाह में तो बताएंगे। प्रश्न दोहराएं, दूसरा फायदा बता दीजिए। सुनाई नहीं दिया मुझे। दूसरा पहला फायदा आपने बता दिया कि कहीं भी फसल छूट है, उसमें कोई पहले भी छूट थी। पूरे देश के आजाद बड़े फायदे एक भी केस ऐसा दर्ज नहीं है कि जब किसान को कहीं दूसरी जगह बेचने पे दर्ज हुआ हो। कोई दूसरा फायदा होगा बता दो आप। हाँ बताओ। चलिए पहली बात जल्दी से। जो आप कह रहे हैं कि दूसरी जगह फसल बेचने का वक्त की कमी है, इसलिए आप ये जल्दी से। बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये पहले से थे। इस बात को बात खत्म होगी, एक भी केस पूरे देश में दर्ज नहीं है इस तरह का। दूसरा कोई दूसरा फायदा तो बताओ। सुनोगे तभी तो, सुनोगे तभी तो। अरे सुनोगे तभी तो। आप जवाब लीजिए प्लीज, बोलिए। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये सारा जो ये आपके सामने कानून आए हैं ये कहीं ना कहीं एफपीओज के लिए हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उसके अंदर एमएसपी से ज्यादा रेट मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में अधिकतर जो राइट है वो किसान को दिए गए हैं, उनकी जमीन नहीं ले सकते हैं वो। शायद आपने बिल नहीं पढ़ा, ये शायद कानून नहीं पढ़ा। मेरे तो हाथ में कानून नहीं पढ़ा, मेरे तो हाथ में। मैंने जो आपको ध्यान से गलत बयानी कर रहा हूं, हाथ में है, गलत बयानी कर रहे हैं। यही है कि आप झूठ बोल सकती हैं। अरे आप तो सच बोलते हैं, मुझे मालूम है, मुझे मत बताइए। 2 एकड़ की भूमि के आप मुझे ये बोल रहे हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा, वो कहाँ से खत्म हो जाएगा? किसान का कल्टीवेशन नहीं पहुंचा देश के अंदर, क्योंकि आपने इतना निचोड़ लिया, बेचारा कर्जे के दबके रह गया। किसानों को ई ट्रेडिंग का भी मंच उपलब्ध कराया जाएगा, किसान खरीदार से सीधे जुड़ पाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं एक पढ़ सकता हूँ। क्योंकि आपका पूरा का पूरा आंदोलन जो है कहीं ना वक्त की कमी है, प्लीज एक एक करके 10 सेकंड में बताइए कि क्या 10 सेकंड में, खालिद जी 10 सेकंड में। मैम प्लीज, वंदना जी प्लीज 1 मिनट आप कर दीजिए सब कुछ। 10 सेकंड लास्ट मिनट में कह दिया कि कांग्रेस के साथ ये जो चल रहा है आंदोलन, उसमें आप भी कमाल करते हैं। 24 लोग खत्म हो गए, एक संत महात्मा खत्म हो गए, और देश का किसान हर कोने से, हर गली से इसके खिलाफ निकल रहा है। लेकिन आपको जो ये अपने ऊपर से जो बला टलाने वाली बात है ना, इसको निहायत थी बिल्कुल निकम्मापन कहते हैं। सुखबीर जी इसको निकम्मापन कहते हैं, और इसमें बने रहिए। बीजेपी निकलेगा, 23 दिन हो गया, 23 दिन हो गया। 10 सेकंड जायज मानती है कि मानती है,
क्या जो किसानों के हमारे शोषक किसान हैं, मेरी गति को पूंजीपतियों के शोषक हैं, कृषि मंत्री का जो और उसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक ही रास्ता है, इन तीनों कानूनों को निरस्त करो, ठीक है, और किसान तीनों कानूनों को निरस्त और सभी करें। किसान संगठन क्या से वंदना मिलके जी सरकार तीनों नए कानून वापस ले तरीके से सकती है? नए कानून बनाओ और कोई और जिस तरह से नहीं है। प्रधानमंत्री और किसानों को संबोधित कर रहे हैं, एमपी के किसान को संबोधित कर रहे हैं, क्या यहाँ बगल में 10 किलोमीटर भी आके संबोधित कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि समस्या का समाधान हो? वो 10 किलोमीटर बहुत दूर होता आपसे है। प्रश्न पूछा, आपसे प्रश्न प्लीज पूछा। जल्दी मैं से थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, 10 मिनट का वक्त, 10 सेकंड का वक्त है, प्लीज। आपका जवाब मैम, 10 सेकंड। नहीं जब मेरे से प्रश्न पूछा मेरे पास 4 मिनट जवाब देंगे, फिर आप दीजिएगा। जवाब भी आपका नहीं हो पाएगा, प्लीज जल्दी से। किसानों को संबोधित जहाँ करेंगे। जाना अगर पाकिस्तान के उनको प्राइम जहाँ मिनिस्टर तक को जाना पड़ेगा सांत्वना संदेश जाएंगे भेजेंगे। जरूर, वक्त लेकिन कम है, हमें प्लीज। झूठ पाकिस्तान को के देखने नाम के पे लिए जलाएंगे। वाइंड अप कर देना ये सब पड़ेगा, करेंगे। जवाब नहीं आ ये पाएगा। सब करेंगे, झूठ बोलेंगे, आपके धर्म झूठ को के धर्म से लिए लड़ाएंगे नहीं और जाति में से जातियों को ठीक है। लड़ाएंगे। ये सब करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल एक ही है कि जब जितने भी गेस्ट को बुलाया जाता है, उनको इसलिए बुलाया जाता है कि कम से कम वो समस्या के समाधान पर अपनी बात रखें, लेकिन वो लड़ते रहते हैं और इसके वजह से जो किसानों की समस्या है वो आज भी जस की तस बनी हुई है। और यही वजह है कि पिछले 23 दिनों से जो किसान हैं वो धरने बैठे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इस खास पेशकश में बस इतना ही।